नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। मैं हूं गीत उदय सैनी आपके साथ। गुरु नानक जयंती के मौके पर प्रदर्शनकारी किसानों के हकों में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला आज लिया और देखा जाए तो साल भर से अधिक समय से देश के कई हिस्सों में किसान प्रदर्शन कर रहे थे और आज जैसे ही ऐलान हुआ तो जिन जिन लोगों का समर्थन इन किसानों को मिला, उनकी इस किसानी कोशिश को मिला, ये सुनकर ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा जो बोझ है वो उतर गया है। लेकिन जहां तक बात संघर्ष की आ जाती है, संघर्ष भले ही रास्ते पर से हट गया हो, लेकिन कृषि सेक्टर में अब भी कई ऐसी रुकावटें हैं जिसको लेकर किसान संघर्षरत हैं और आगे भी रहेंगे और ये जता चुके हैं। कृषि कानूनों को सरकार ने निरस्त करने का फैसला आखिरकार ले ही लिया। देश के नाम संबोधन में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से माफी भी मांगी, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया और कह भी डाला कि उनकी तपस्या में ही शायद कुछ कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से कुछ किसानों को उनकी सरकार समझा नहीं पाई। जी हां, समझा नहीं पाई है। अंततः ये कानून उन्हें वापस लेना ही पड़ गया। हालांकि पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को अब भी डिफेंड ही किया है और कहा कि कुछ किसानों के ना समझने की वजह से ही यह डिसीजन लेना पड़ गया। अब कृषि कानूनों को लेकर किसानों का ये आंदोलन ऑफिशियल देखा जाए तो एक साल से ज्यादा वक्त से चल रहा है, लेकिन अभी आगामी 26 नवंबर को इसे पूरा एक साल हो जाना था। तो कहीं ना कहीं सरकार को उम्मीद थी कि आंदोलनकारी किसान कुछ दिनों तक ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे, कोई ना कोई हल नहीं निकला है तो फिर अब उन्हें यह फैसला लेना ही पड़ा। लेकिन अब तक तो वो यही सोच रहे थे कि हल ना निकलता देख वो शायद वापस लौट ही जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ठंड भी सही गई, गर्मी भी सही गई, बरसात भी सही गई और बरसात की परवाह किए बिना किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे, जमे रहे, हटे नहीं। इस आंदोलन में शामिल किसान हार मानने को तैयार नहीं थे। 700 से ज्यादा किसानों की मौत और तमाम दिक्कतों के बाद भी ये आंदोलन चलता रहा, कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि कुछ मौके ऐसे जरूर आए जब हमने और आपने देखा कि आंदोलन कमजोर होता भी दिखा। चाहे 26 जनवरी की हिंसा हो, राकेश टिकैत के भावुक होने का वो पल हो, कोरोना की दूसरी लहर हो या फिर निहंगों के द्वारा एक युवक की हत्या का मामला हो, जब भी लगता कि आंदोलन अब शायद आगे ना बढ़ पाए, तभी और मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ आपने भी देखा, हमने भी देखा। आंदोलनकारी अपने इरादे के इतने पक्के थे कि इस बात से वो समझा चुके थे कि जब फसल बुआई के वक्त पुरुष खेतों में वापस लौटे तो महिलाएं दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन की कमान संभालती नजर आईं। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी वर्ग ने आंदोलन में हिस्सा लिया। केंद्र सरकार को अब तक शायद ये अंदाजा हो गया था कि कृषि कानून वापस लिए बिना किसान आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। ये हर्ष का विषय है आज कि केंद्र सरकार ने तीनों विवादास्पद कृषि कानून वापस लेने का फैसला ले लिया। ये गुरु पर्व पर देश के किसानों को सरकार का दिया आप तोहफा कहेंगे। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को ही मानना पड़ा है और किसान नहीं मानेंगे और ये बात सच साबित हो गई। मोदी सरकार ने नए कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया और इसकी टाइमिंग की चर्चा आज खूब हो रही है। आज चर्चा हम भी इस पर करेंगे। आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। वापसी कृषि कानूनों की आज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब ये मसला उठा, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक जब भी ये किसानी कोशिश और ज्यादा तेज होती गई, इस मंच पर से हमने इस विषय को उठाया और आप भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। आपने हर इस आंदोलन के फेस पर अपनी ओपिनियन, अपनी राय हमारे साथ साझा की। आज भी आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उस हिस्सा बनने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन को भी बहुत बारीकी से देखने वाले प्रोफेसर विनोद जी एक बार फिर से हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और चर्चा उनके साथ आज हम इस प्रोग्राम की करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, पहले तो
हम उन किसानों की इस कोशिश को वाकई सलाम करते हैं जिनका हौसला जो है वो टूटा ही नहीं, और पस्त करने की बहुत कोशिश की गई लेकिन वो पस्त हुआ नहीं। वो डटे रहे, जमे रहे और उन्होंने आज ये जीत हासिल की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज भी जब हमने इन किसानों की प्रतिक्रियाओं को सुना, उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। सीधे तौर पर तो वो कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर अभी फिलहाल वो मसला कहें तो क्लियर नहीं हुआ है तो वो उस पर अभी संघर्ष वो करते रहेंगे। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो कुछ किसानों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई कि किसान तो हमेशा से ही संघर्ष करते ही रहे हैं अपने हकों के लिए और वो आगे भी करते रहें। ये सिर्फ इस कानून की बात नहीं है, हम अपने इस कहें हमारा जिससे हम कमाते हैं, जो हमारी पूजा है, हम उसके लिए हमेशा से ही संघर्ष करते आए हैं और संघर्ष करते रहेंगे। आपने भी इस आंदोलन को बहुत बारीकी से देखा है और देखा जाए तो एक जो समर्थन जिन लोगों ने इस कृषि इन कानूनों को दिया है, अब ऐसा फील हो रहा है कि एक बहुत बड़ा जो बोझ है ना वो सिर से उतर गया है। इवन आई ऑल्सो फील द सेम। तो सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। आज सुबह से ही यही हम देख रहे हैं और सब आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और माना जा रहा है कि ये एक जननेता द्वारा लिया गया फैसला और ऐसे में ये सभी भारतवासियों की, किसानों की एक बड़ी जीत है, उन लोगों की बड़ी जीत है जिन्होंने इस आंदोलन को भी बहुत बड़ा समर्थन दिया है। सर, चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले तो डेफिनेटली मैं आज आपका टेक ही लूंगी, आपका ओपिनियन ही लूंगी ना। देखा जाए तो इन किसानों ने सर्दी की परवाह की, कड़ाके की सर्दी की, ना भीषण गर्मी की और लगातार होती बरसात का भी इन्होंने किसी भी तरीके का इनमें कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, बस संघर्ष करते चले गए। और आज ये सुबह सुबह 8 बजे कहा जाता है कि बड़ा ऐलान होगा। शायद अंदाजा भी नहीं था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन कहते हैं ना कि ऐसा लग रहा था, क्योंकि वापस कहा ही जा रहा था कि चुनाव आएंगे तो डेफिनेटली सरकार कोई ऐसा बड़ा कृषि कानूनों को लेकर फैसला कर सकती है। ऐसा हुआ है, साबित हुआ है। तो टाइमिंग पर आज चर्चा बड़ी हो रही है। तो सबसे पहले आज ये जो ऐलान हुआ है कृषि कानूनों की वापसी का, इस पर सबसे पहले मैं आपका टेक लेना चाहूंगी। देखिए, मैं पहले तो सभी किसान भाइयों को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, वो भी पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से। बिल्कुल। इसके बाद में किसान मोर्चा ने जिस तरीके से नेतृत्व प्रदान किया है इस पूरे आंदोलन को, वो भी एक अल्टीमेट है अपने आप में। फिर प्रधानमंत्री जी ने जैसे उनका एक चिर परिचित अंदाज है कि वो मास्टर स्ट्रोक ही करते हैं जो भी करते हैं, तो अचानक से वो टीवी स्क्रीन पे उभरते हैं और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये उन्होंने कहा कि गलती हो गया कि हम समझा नहीं पाए, लेकिन इनडायरेक्टली वो ये भी बोल गए कि ये दिए के प्रकाश की तरह स्वच्छ है या बहुत ही अच्छे कानून थे। तो एक तरीके से अगर ये आप सोचे कि बला टल गई तो टली नहीं है। ये इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, WHO, गेट समझौता और तमाम सारे और बड़े बड़े जो डेवलप्ड नेशन हैं, वो हमारे देश के बड़े नेता पड़े रहेंगे कि आप लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक तरीके से, किसी भी तरीके से इन समझौतों को सीधे तौर पे या बैकडोर से आप लागू करवाइए। तो ये बला टली नहीं है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। फिर रही बात, प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया, जो अपने आप में एक बड़ा कदम है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। लेकिन इनडायरेक्टली जो उन्होंने कहा कि हम समझा नहीं पाए, कानून तो अच्छे थे, तो इस बात को आपको डीपली नोटिस लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये बात यूं ही कह दी होगी। शब्दों का चुनाव और टाइमिंग का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। हाँ। गुरुपर्व की उन्होंने एक तरीके से सौगात दी है किसानों को, लेकिन ये सौगात कुछ ऐसे है कि कोई हथगोले का पिन निकाल के आपके हाथ में हथगोला पकड़ा दे
और कुछ टाइम आप उसकी पिन दबाए रखें और कुछ टाइम कभी बाद भी खुल आके कहे कि सकता चलो है। गलती से दे दिया, आप वापिस दे दो, हाँ हमारा हाथ खोला। हाँ तो कुछ ऐसा ही है, किसानों ने ये बिल ना तो मांगे थे हाँ और वापिस ले लिए तो सरकार ने ले लिए। हाँ। हासिल अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। हम्म जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, खरीद की गारंटी नहीं दी जाएगी, हम्म तब तक किसानों को हासिल कुछ नहीं हुआ है। हम्म बस ये मोहर लग चुकी है कि किसान जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जिस लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए वो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। और सरकार इसकी वजह से दबाव में है। हम्म जो सरकार अपने आप को लोकतंत्र के ऊपर समझ रही थी, हम्म वो भी लाइन पे आती हुई दिख रही है। हम्म और ये लाइन पे क्यों आ रही है, इसके पीछे जो अभी उपचुनाव हुए हैं अलग अलग राज्यों में, जी। हरियाणा में, हिमाचल में और बाकी राज्यों में, हाँ जी। वहां पे बीजेपी की जमानत जब्त होती हुई दिखी है। हम्म कहीं पे लाख वोटों से हार रहे हैं, कहीं पे उससे भी ज्यादा वोटों से हार रहे हैं। हरियाणा का सरसा का जो इलेक्शन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। और वहां पे पूरी मशीनरी, सारे नेतागण भारतीय जनता पार्टी के आने के बावजूद भी वो वहां पे तीसरे नंबर पे आते हैं। जी। तो उनको ये बात समझ में आ गई है कि अभी चाहे वो इलेक्शन के रिजल्ट देख के समझ में आ रही है हाँ। कि अभी इन कानूनों को वापस लेना ही सही है, क्योंकि यूपी को हार जाने का मतलब है कि अपनी हम्म। सत्ता गवा देना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि डेफिनेटली आज हर कोई यही कह रहा है। एक तो टाइमिंग की चर्चा लगातार हो रही है और इलेक्शन से इसको जोड़कर जरूर देख रहा है। सर, यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकेंगे, लेकिन कुल मिलाकर इतना भी हम कहेंगे कि तमाम आंदोलन देश के रहे हैं जिसकी तपिश ने हर बार दिल्ली की ऐसी ही सीमाओं को लांघा भी है, देश विदेश तक अपना असर भी महसूस करवाया है। किसान आंदोलन उन्हीं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज इस ऐलान ने क्या क्या प्रूव कर दिया, उनकी सरकार ने क्या साबित करने की आज कोशिश की, चर्चा इस पर भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक जन नेता को हमेशा से ही जनता की आवाज होनी चाहिए। एक जन नेता जो होता है ना, वो जनता की नब्ज समझता है और उसे ये हमेशा से ही समझनी चाहिए। जन नेता जो होता है वो जनता के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है। वास्तविक लोकतंत्र भी वही होता है जहां हर आदमी की सुनी जाती है, हर नागरिक की सुनी जाती है और देश के अंतिम आदमी तक की आवाज को अनसुना कभी नहीं किया जा सकता। और अगर ये हो तो फिर आंदोलन ही खड़े होते हैं। सर, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोफेसर साहब, हमने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐलान का जिक्र किया और इस पर आपने अपना टेक भी रखा। सार्वजनिक माफी मांगी जाती है और कृषि कानूनों को वापस भी ले लिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, अभी तक सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान को सबके सामने रखकर क्या साबित करने की कोशिश की है? प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे यह साबित कर दिया है कि यूपी के इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ओके। और दिल्ली का रास्ता यूपी से होते हुए भी जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी वहीं से सांसद हैं, ठीक। वाराणसी से। ठीक। और जो बाकी इलेक्शन के रिजल्ट आए, उन्होंने बीजेपी को चेताया है एक तरीके से कि आप जाग जाइए, इतनी हठधर्मिता राजनीति में अच्छी नहीं है, खासकर लोकतंत्र के मामले में। जी। और जिस तरीके से तानाशाही भरा रवैया अभी तक देखने को मिला सरकार का, वो ठीक नहीं है। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई हम्म और प्रधानमंत्री जी ने आज तक उनके लिए माफी नहीं मांगी है, उनको श्रद्धांजलि नहीं दी है, उनको एक शब्द उनकी शहादत पे नहीं बोला है। हम्म उनको उनकी मौत को इस तरीके से टाला जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम्म किसानों को जीप के नीचे कुचला गया, किसानों को सामने कीलें लगा दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए। हाईवे सरकार ने खोदे, हरियाणा से जब जा हम्म रहे थे किसान, तब उनके सामने रोड के ऊपर कंक्रीट के बैरिकेड्स और पता नहीं क्या क्या लगाए। कभी उनकी बिजली काट दी गई, कभी पानी काट दिए गए, कभी उनको खालिस्तानी कहा गया, कभी उनको आतंकवादी कहा गया, कभी उनको अलग अलग तमगों से नवाजा गया। जी। तो क्या 700 किसानों की शहादत के ऊपर भी उनको एक दो शब्द बोलने नहीं चाहिए थे? क्या उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि उनके उन 700 परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, उन हम्म परिवारों को कुछ आर्थिक सहायता मिले, या उनके परिवारों को शहीद का दर्जा देके और उनको नौकरी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो कमाने वाले
उन परिवारों के बंदे थे, तो हाँ। पीछे उन परिवारों का क्या हाल होता रहेगा। हम्म। तो प्रधानमंत्री जी को थोड़ा और सेंसिटिव होना चाहिए था। हम्म। उन्हें ये ऐलान भी साथ के साथ कर देना चाहिए था कि जो किसानों की शहादत हुई है उसके लिए भी वो माफी चाहते हैं और उनके परिवारों की कुछ मदद वो करेंगे। हाँ। अगर ऐसा वो बोलते तो उनका बड़प्पन और भी ज्यादा रहता बढ़ जाता। और केवल चुनाव से जोड़ के लोग नहीं देखते। इसीलिए इसीलिए लेकिन हाँ, ये चीज़ें ऐड नहीं हुई हैं उनके ऐलान में, इसीलिए कहीं ना कहीं हमेशा जैसा हमेशा होता आया है, एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर ही इस ऐलान को देखा जा रहा है। जी, हम्म। देखिए सर। जी जी। मैं कई सारे टेलीविजन चैनल को एक साथ में विश्लेषण कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे जी। वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक हो कैसे गया और ये हाँ। किस तरीके से इसको डिफेंड करें। तो बहुत सारे हाँ। प्रवक्ता या फोन नहीं उठा रहे थे या बातचीत करने के मूड में नहीं नजर आ रहे थे। हाँ। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जैसे वो बाकी फैसले लेते आए हैं हम्म। इसी तरीके से इन्होंने अपने ऑफिस में बैठ के कुछ प्रमुख लोगों के साथ में ही सलाह मशवरा करके और इन्होंने ये फैसला ले लिया होगा, क्योंकि निचले जो कैडर है, प्रवक्ता लोग हैं, उनको अभी तक इस फैसले के बारे में कुछ खास पता नहीं था। हम्म। दोपहर तक भी नहीं पता था। हम्म। उसके बाद में धीरे-धीरे वो आ रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं। तो हम्म। एक तरीके से ये जीत दिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया, जो अच्छी बात है। हम्म। एक प्रधानमंत्री को इतना हठधर्मिता के साथ में नहीं रहना चाहिए, खासकर हम्म। लोकतंत्र में। और उनको ये जो थोपे गए कानून थे, उनको वापस ले लिया। तो उनके कानून उन्होंने वापस ले लिए, बस इतना ही हुआ है अभी तक। किसानों को मिला कुछ नहीं है। मैं दोबारा ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसानों को अभी तक मिला कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ जबरदस्ती दिया था, वो वापस ले लिया है। अभी मामला बचता है कि इसके आगे की राह को किसान किस तरीके से नापेंगे। तो किसान जैसे अपने खेतों में भी गर्मी सर्दी को झेलते रहते हैं, उसी तरीके से बॉर्डर पे फिर उनको लंबे टाइम तक झेलने की संभावना है, क्योंकि जब तक ये कानून पूरी तरह से रिपील नहीं हो जाते, पेपर पे नहीं आ जाते। मैं हम्म। कल कुछ टीवी चैनल पे किसानों की बाइट्स देख रहा था, जी। जो सीधे गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे थे। हम्म। किसान कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी पे यकीन नहीं है, वो बहुत सारे फैसलों पे बोल के मना कर चुके हैं। तो इस तरीके का डिस्ट्रस्ट भी किसी प्रधानमंत्री के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं होता। मैं हम्म। चाहता हूँ कि किसान विश्वास करे प्रधानमंत्री जी की बात पे, हम्म। क्योंकि वो एक इतने बड़े देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं और वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने अगर कहा है कि ये बिल वापस ले लिए तो ले लिए हैं हम्म। और वो पार्लियामेंट में भी इसको पास करवा देंगे। हम्म। लेकिन मसला ये नहीं है कि उन्होंने बिल वापस ले लिए, अपनी दिया हुआ जबरदस्ती का दिया हुआ गिफ्ट उन्होंने वापस ले वापस लिया। लिया है। मसला ये है कि एमएसपी पे कानून कब बनेगा। हम्म। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए पहली बार जब इनकी सरकार आई, उससे पहले के मैनिफेस्टो में भी इन्होंने कहा कि हम लागू करेंगे। वो कब होगा? जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के फेवर में हैं और भी तमाम सारे वादे किसानों से किए थे। उनका क्या हुआ? हम्म। तो अभी बहुत सारे मसले बाकी हैं। हमें इतना जल्दी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना चाहिए कि बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी या सरकार चूक गई है हम्म। और वो आगे इस तरीके की कोई कानून नहीं लेके आएंगे। आपको याद होगा कि ये कानून भी एक बैकडोर की तरीके से एंट्री किया गया। इसी तरीके से सैकड़ों ऐसे अध्यादेश लेके आए गए हैं, खासकर इस लॉकडाउन के टाइम पे और इससे थोड़ा पहले भी, और उनको धड़ाधड़ कानून का रूप दिया जा रहा है। तो हम्म। उन सारे कानूनों में भी धीरे-धीरे गले दबाने की जो प्रक्रिया है अलग-अलग मुद्दों पे, चाहे वो आपके डेटा को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंपने का मुद्दा हो हम्म। या आपकी प्राइवेसी के ऊपर बहुत सारे कानून हैं, जो हम्म। धीरे-धीरे नागरिकों के अधिकारों के हनन की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम्म। तो हमें जो इंटरनेशनल माफिया है, जो डेटा के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आईएमएफ है, उनकी नीतियों को हमेशा बैकग्राउंड में रख के सोचना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं और हम्म। क्या हमारा देश उनकी नीतियों में कंप्लायंस करने के लिए अपने नागरिकों के साथ में कोई कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहा है। तो हमें एक नागरिक के तौर पे हमेशा सचेत रहना चाहिए। सरकारों को अल्टीमेट पावर देने का मतलब है नागरिक अधिकारों को खो देना। डेफिनेटली ये सही है।
प्रोफेसर साहब, अपने अभी तक हमने ये देखा है कि ये जो आंदोलन टिका रहा, ये क्यों टिका रहा, ये सभी अच्छे से जानते हैं। खासकर वो लोग अच्छे से जानते हैं जिन्होंने इस आंदोलन को अपना भरपूर समर्थन एट दी एंड तक दिया है, और ये समर्थन आगे भी जारी रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसने बहुत से सवाल खड़े भी किए। अभी जैसा आप कह रहे हैं कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, और डेफिनेटली हम भी यही कहेंगे कि किसान जो हैं वो अभी बारूद के ढेर पर ही बैठे हुए हैं और आंदोलन से ही जिंदा रहेंगे। लेकिन ये क्यों स्थिति एक देश में पनपती है कि अपनी हर चीज मनवाने के लिए इस ऐसे आंदोलनों का सामने आना जरूरी ही रहता है। दूसरी बात है कि सवाल यह है कि फिर तो ये जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक की नहीं, ये जिम्मेदारी सबकी ही बनती है। सेकंड थिंग, आज बड़ा ऐलान हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने ये भी सबको बताया है, सबको सिखाया है, सिर्फ किसानों को नहीं, सबको ये सीख दी है कि संवाद जो होता है ना सरकारों के साथ, वो बड़ा जरूरी है। यहां पर भी संवाद टूटा, इस वजह से ये आंदोलन लंबा चढ़ा। इन सब पर मैं आपका जो पर्सपेक्टिव है वो जानना चाहूंगी। देखिए, संवादहीनता की स्थिति आई है सरकार की तरफ से, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। सरकार को कंटिन्यूअस वार्तालाप करना चाहिए था। वियतनाम के लड़ाई देखें या सेकंड वर्ल्ड वॉर देखें या किसी भी युद्ध होते रहते हैं एक साइड में, और उन दो देशों के बीच में अलग अलग राजनीतिक और राजनयिक रास्तों से बातचीत भी चलती रहती है। तो यहाँ तो हमारे देश के अपने नागरिकों के साथ में जो मतभेद थे या मनभेद थे वो थे, तो जो बातचीत का दौर है वो बंद नहीं होना चाहिए था। धीरे धीरे किसानों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की जानी चाहिए थी। और जो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, जैसे गवर्नर जो सत्यपाल मलिक हैं, उन्होंने भी खुल के सरकार में रहते हुए, सरकार के गवर्नर होते हुए भी किसानों को खुल समर्थन के दिया। बहुत सारी बातें कही, और जी। उनको भी मध्यस्थ बनाया जा सकता था। हाँ। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे नेतागण थे जो हरियाणा पंजाब से आते हैं, कृषि के बैकग्राउंड से आते हैं, वो भी जाके सत्ता के लालच में चुपचाप सरकार में बैठ गए और उन्होंने बोलना बंद कर दिया, जनता में दिखना बंद कर दिया, और उन्होंने भी जो बातचीत का रास्ता था उसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं की। तो सत्ता के लालच में बहुत सारे लोग जो किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको पता है कि किसान क्या करता है, कितनी मुश्किलें झेलता है, और इतनी छोटी सी आमदनी में अपने परिवार को इस महंगाई के दौर में किस तरीके से पालता है, उन्होंने भी यहाँ पे मध्यस्थता करने की या फिर किसानों के फेवर में बात करने की नई कोशिश की। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसानों ने बड़ी मेहनत से, कहीं पे हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, कहीं पे रैलियां नहीं होने दी, कहीं पे एक बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया कि आप इनको वोट मत दीजिए, किसी और पार्टी को, आप किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। तो ये जो सारी स्ट्रेटजीज किसानों ने अपनाई वो बेहद कामयाब रही, और किसानों ने पूर्णतः लोकतंत्र और गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को आगे रखा, और ये दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा आंदोलन है, जो सबसे लंबे समय तक चला है, सबसे बड़े जनसमूह का इसको समर्थन रहा है, और आर्म फोर्सेस से लेके सारे तबकों से जो लोग हैं, जो डायरेक्ट किसानी से या इनडायरेक्ट किसानी से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बड़ा समर्थन रहा। और एक खास बात इस आंदोलन में मुझे ये देखने को मिली कि हमारे एनआरआई भाई जो है, दुनिया के अलग अलग जगह पे बैठे हैं हमारे एनआरआई भाई बहन, उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया, चाहे उन्होंने थोड़ा बहुत डोनेशन दिया हो या फिर मीडिया में लिखा हो, सोशल मीडिया पे लिखा हो, अलग अलग देशों में प्रोटेस्ट किए हों, वहां की सरकारों के आगे ज्ञापन रखे हों, दूतावासों के सामने उन्होंने प्रदर्शन किए हों, तो उसका भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो पूरी दुनिया में जैसे मोदी जी जहाँ पे जाते थे वो बड़े बड़े ग्रांड इवेंट होते थे, लेकिन रिसेंट जो प्रधानमंत्री जी की विजिट है, अमेरिका की विजिट रही हो या बाकी दूसरी विजिट्स, उसमें ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला, और वहां पे भी प्रोटेस्ट होते हुए दिखे। तो इसका मतलब है कि सरकार के कॉन्शियसनेस में ये बात आ चुकी थी कि उन्होंने गलत कदम ले लिया है, तो अभी आपने इसको सही सिद्ध करने की कोशिश छोड़ के और आपको रास्ते पे आ जाना चाहिए। बिल्कुल, देश हित में तनाव पिघलना ही चाहिए, और यहाँ पर भी पिघला है, और डेफिनेटली संवाद की स्थिति जो है वो हमेशा बनी ही रहनी चाहिए। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कृषि कानूनों को वापस लिया गया है और इसके सेलिब्रेशन की तस्वीरें आप भी लगातार देख रहे होंगे। आज देश के कई राज्यों में लगातार ये तस्वीरें सामने आई हैं और डेफिनेटली किसानों के लिए राहत की बात जरूर है, लेकिन फिर भी उनका संघर्ष अभी जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी किसानों को लीड करने वाले राकेश टिकैत की बात करें, उनके रिएक्शन को सब देखना चाहते थे। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना रहा कि आंदोलन तो भाई हमारा खत्म नहीं होगा, सड़कों पर से तभी हटा जाएगा जब संसद के पटल पर जब इन कानूनों को रखा गया, पास किया गया, ठीक उसी तरीके से इन कानूनों को वापस रिटर्न में किस तरीके से जब वापस लिया जाएगा तब हमारा ये जो आंदोलन है वो खत्म होगा। अब फिलहाल नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि आगे का जो डिसीजन होगा, आगे की जो रणनीति, आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो इन किसान संगठनों की क्या रहेगी। प्रोफेसर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये देखिए, हम बार बार ये रिपीट करते हैं, एक बार फिर से मुझे ये रिपीट करना पड़ रहा है। आप क्योंकि लगातार इस पूरे आंदोलन के साथ काफी क्लोजली कनेक्टेड रहे हैं, बहुत से किसानों के साथ आपने भी बातचीत की है और कई किसान नेताओं से भी आपका जो कनेक्शन है वो रहा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जब ये बड़ा ऐलान हुआ है तो उन्हीं किसान भाइयों का क्या रिएक्शन जो है वो आपने देखा, जब आपसे भी उनकी बातचीत हुई होगी, रिएक्शन प्लस अब जब क्योंकि आगे की स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरीके की अब आगे की डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए? क्योंकि देखिए एमएसपी पर अभी संयुक्त किसान मोर्चा अड़ा हुआ है, सो आगे की स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ बताइएगा, प्लस रिएक्शन भी बताइएगा। देखिए, किसानों में जाहिर सी बात है, बहुत खुशी की लहर देखने को मिल रही है और बहुत सारी जगह पे लड्डू बंट रहे हैं। कहीं पे जलेबियां, लोग सड़क पे लगा के जलेबियां बांट रहे हैं लोगों को रोक रोक के। और खास बात ये भी रहा कि इस दिन गुरु पर्व भी साथ में था, तो सेलिब्रेशन दोगुना हो गया था अपने आप में। लोग पहले से ही गुरु पर्व की तैयारियां करके बैठे थे और उसमें ये फैसला भी आ गया। हाँ। तो चंडीगढ़ से और हरियाणा, पंजाब और बहुत सारी जगह पे मुझे तस्वीरें आ रही थी कि वहां पे सेलिब्रेशन हो रहा है, लोग नाच गा रहे हैं और किसानों में एक खुशी की लहर है। छोटे शहरों से लेके, कस्बों से लेके गांव तक की तस्वीरें बहुत सारी जगह से मैंने देखा कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग। और मैंने कई सारे लोगों से बातचीत भी किया। लेकिन फिर जो मुद्दा वही आता है कि 6% से 7% पहले भी एमएसपी पे खरीद होती थी, वो भी हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और उसके अलावा जो खरीदी जाने वाली फसलें थी वो मात्र 2 फसलें, या तो धान होता था या गेहूं होता था। इसके अलावा कोई दूसरी फसल ज्यादा खरीदी भी नहीं जाती थी। जी। तो किसानों की आशंका सीधी सीधी है कि अगर केवल इतने एरिया में ही फसलें खरीदी जा रही हैं और बाकी देश के किसान इस आंदोलन की वजह से कॉन्शियस हो गए हैं। कल मैं देख रहा था राकेश टिकैत कहीं उत्तराखंड या झारखंड के किसी इलाके में आदिवासियों के साथ में थे और आदिवासी भी पूछ रहे हैं कि एमएसपी क्या होता है, फसलें सरकार भी खरीदती है क्या? हमारे धान तो 1100 रुपए से 800 रुपया से लेके 1100 रुपए क्विंटल बिकते हैं, आपके यहाँ पे इतना महंगा कैसे बिक जाता है? तो उनके जो सवाल थे बड़े मासूम से नजर आ रहे थे, क्योंकि उनको पूरी दुनिया से और इस सिस्टम से ही काट के रखा गया है। हाँ। उन तक ये अवेयरनेस ही नहीं नहीं पहुंचने दी पहुंचा। गई है कि आपकी फसलें महंगी भी बिक सकती है। तो जो एक्सप्लॉयटेशन का दौर है किसानों का, मुझे लग रहा है कि किसान हर साल हमारे देश के लोगों को और सरकारों को लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं अपने फसलों को कम दाम पे बेच के, लाखों करोड़ रुपए की। अगर आप पिछले 70 साल का हिसाब किताब लगाएंगे तो हो सकता है कि वो कई देशों की जीडीपी को भी क्रॉस कर जाए। लेकिन दूसरी तरफ इल्जाम किसानों पे ये होता है कि उनको सब्सिडी दी जाती है, उनको ये तमाम सारी सुविधाएं दी जाती हैं। असल में वो सुविधाएं भी कॉरपोरेट घराने किसी ना किसी तरीके से अपने खाते में डाल जाते हैं। तो किसानों को मिलता कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी अगर उनके प्राइसेस की कंपैरिजन करें तो पिछले 30-40 साल में उनकी फसलों के दाम बढ़े हैं कुछ 1% और बाकी चीजों के दाम सैकड़ों और हजारों % में बढ़ चुके हैं। तो वो इतने कम दाम में फसलें बेच के भी कैसे सरवाइव करेगा? जैसे आप सोने से कंपेयर कर लीजिए, 1970 में 4 बोरी अनाज बेच के, गेहूं बेच के और उनको 1 तोला सोना मिल जाता था।
आज कितना बोरी उनको बेचना पड़ेगा। कम से कम 15 से 20 बोरी बेचेंगे तब भी उनको 1 तोला सोना नहीं मिलेगा। तो अगर आप कंपेयर करेंगे फसलों के दाम और बाकी जो दाम है, तो इसका सीधा-सीधा मतलब है किसानों को गरीब रखने की साजिश की जा रही है सभी सरकारों के द्वारा। इसमें कांग्रेस भी शामिल है और बीजेपी भी शामिल है। जी। वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको जो खाने-पीने का सामान है वो सस्ता रखना है और वो सस्ता कौन दे सकता है? किसान दे सकता है। तो सरकार उनको सब्सिडी भी नहीं देना चाहते, उनको एमएसपी भी नहीं देना चाहते, उनको गेहूँ और धान को छोड़ के बाकी फसलों के दाम भी नहीं देना चाहते। फिर बात करते हैं कि पराली को आग क्यों लगाते हैं, फिर बात करते हैं कि किसान ये गलती क्यों करते हैं, वो गलती क्यों करते हैं। पहले किसानों को एक ट्रैप में फँसाया गया कॉर्पोरेट खेती के सिस्टम में। उनको यूरिया, डीएपी, स्प्रे, खाद और हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड बड़े-बड़े ट्रैक्टरों और मशीनों के चक्कर में फँसा दिया गया। उनको लोन दे दिया गया और जब इस ट्रैप में फँस गए तो सरकारों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए क्योंकि किसानों ने इतना ज़्यादा अनाज पैदा कर दिया कि शायद दुनिया के किसी भी देश में पर हेक्टेयर प्रोडक्शन को देखेंगे तो पंजाब उससे कहीं ज़्यादा आगे होगा। उसके बावजूद भी पंजाब के किसान और बाकी देश के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। हर 28 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है। तो ये आंकड़े आपको क्या दर्शाते हैं? सीधा-सीधा मतलब यही है कि किसानों की दुर्दशा को मेंटेन करने के लिए सरकारें बहुत मेहनत कर रही हैं। क्योंकि अगर किसान उभर गया तो हो सकता है कि सत्ता से भी उनका हिस्सा माँगना चालू कर दें। इसके साथ में एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी ये केस है कि क्या ये जो 3 काले कानून पास किए गए थे, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं? और मुझे लग रहा है कि कोर्ट का देर-सवेर इस पे नतीजा यही आना था कि ये संवैधानिक तरीके से पास नहीं किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के जो सारे पैरामीटर्स हैं वो फॉलो नहीं किए गए हैं और ये कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए जा सकते थे। तो सरकार को यहाँ पे भी फजीहत होने का डर लग रहा था और बाकी इलेक्शन वाले तो वो समझ ही रहे थे मैं कि इसी इलेक्शन पर वो मेरा आपसे दबादब हार जी, रहे हैं। जी, इसी पर मेरा सर तो ये आपसे दोनों मुद्दे आपको पैरेलल देखने पड़ेंगे। हाँ, इसी पर सर आपने चुनावों की बात की है। सर आज चर्चाएं यही हो रही हैं जो हम भी बार-बार रिपीट कर रहे हैं कि एक तो टाइमिंग को लेकर ऊपर से इलेक्शन सर पर हैं, तो फिर ये तो अब उन्हें फैसला लेना ही था। हालांकि अपने आप को डिफेंड कर कर अपने फैसले को भी डिफेंड कर कर सरकार ने ये ऐलान कर दिया। यहाँ पर सवाल आपसे इन चुनावों को लेकर भी होगा कि अब आगे चुनाव हैं और ऐसे में अब चुनावी राज्यों में सियासी समीकरण जो हैं वो किस तरीके से बनते बिगड़ते देखेंगे। इस पर आपसे ये सवाल होगा, लेकिन जवाब भी आपसे मैं जरूर लूंगी सर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकना पड़ रहा है। जो लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुरु नानक जयंती से पहले करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का फैसला, फिर गुरपुरब पर कृषि कानूनों की वापसी, माना जा रहा है कि पॉलिटिकल इक्वेशंस को यहां पर बदलने की कोशिश सरकार की ओर से कर दी गई। और खासकर जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के समीकरणों को भी कहीं ना कहीं यहां पर सरकार की ओर से सरकार ने कमजोर करने की कोशिश की है, जो अभी फिलहाल वहां पर सिचुएशन है। अब सवाल ये भी है कि अब तो देखिए विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। हालांकि विपक्ष तो देखिए लगातार किस तरीके से इस फैसले को देख रही है वो सामने आ ही गया। तो अब विपक्ष की भी आगे क्या रणनीति होगी? प्रोफेसर साहब, इसी से जुड़ा आपसे अगला ये सवाल है कि अब फिलहाल जो कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल इक्वेशंस को यहाँ पर किस तरीके से सरकार ने बदलने की कोशिश कर दी है, इसका फायदा उन्हें अब होगा क्या आगे इलेक्शंस में? देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि कम से कम जो सबसे ज्यादा निरंकुश लोग भी होते हैं उनको भी अक्ल तो आती है, खासकर इलेक्शन के नजदीक, और वो अपने इक्वेशंस को साधने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने किया उसका स्वागत होना चाहिए कि उन्होंने ये काले कानून वापस ले लिए हैं और लोकतंत्र में वो आस्था प्रकट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। दूसरा, पंजाब की राजनीति में लगभग भारतीय जनता पार्टी वाइप आउट होती हुई दिख रही थी और उनके जो सहयोगी हैं वो भी उनको छोड़ के जा चुके थे। और जो एक पंजाब की राजनीति में जिसे बोलते हैं कि चला हुआ कारतूस की संज्ञा बहुत सारे लोग उनको दे रहे हैं, कैप्टन साहब, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश भी की जा रही थी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हालत यहाँ पे काफी पतली है और इस वजह से इन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर से लेके और कृषि कानूनों को, खासकर गुरु पर्व के दिन को चुनना, ये सारे इक्वेशंस दिखाते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है या सरकार है, वो चाहते हैं कि ग्राउंड पे कुछ होता हुआ दिखे और उनका जो जनाधार लगातार कम हो रहा है वो दोबारा से बनता हुआ दिखे। दूसरा, उनको सबसे बड़ी फिक्र जो सता रही थी वो ये थी कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में जो पंचायतें हुई और उसमें जो ये कई सारी विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर जो अजीत सिंह की पार्टी है, उनको बहुत भारी समर्थन मिलता हुआ दिख रहा था। इसके अलावा वहां पे इक्वेशन ऐसे बन रहे हैं कि बीजेपी के जो अपने खुद के वोट हैं उन पे भी सेंध लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ में उन्होंने कुछ ऐसे और कारनामे किए हैं जिनको छिपाना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, खासकर महंगाई का। पेट्रोल के दाम 120 रुपया से लेके भी 125 रुपया के आसपास में पहुंचे। तो ये अपने आप में एक खतरनाक सिचुएशन थी, जिनको डाइवर्ट करने के लिए सरकार ने अचानक से 5 और 10 रुपए की कीमत भी कम की इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद में। और लोगों को ये समझाया गया कि देखो, आपकी सरकार बहुत केयर करती है। तो ये केयर कुछ ऐसे ही है कि आपको 40 रुपए 50 रुपए लीटर वाला तेल 125 रुपए बेच के और अचानक से 5-10 रुपया कम कर दिए जा रहे हैं और लोगों को ये हैबिट में ले आया जा रहा है कि देखो इतना महंगाई तो सरकार ने आपके नॉर्मल लिए है। कुछ कर दिया। तो अगर आप महंगाई का ग्राफ चेक करें तो बहुत सारे लोगों को खाना खाना मुश्किल हो रखा है। जी। और अगर आप रसोई गैस के दाम देखिए, पेट्रोल डीजल के देखिए और इसकी वजह से तमाम सारी दूसरे चीजों में बढ़े हुए दामों को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आम आदमी की प्लेट से खाना दूर होता हुआ जा रहा है और वो चूल्हा भी दूर होता जा रहा है जो सरकार ने बड़े पैमाने पे बांटे थे। अब दोबारा से लोग लकड़ी के चूल्हे पे आ गए हैं। इसी का एक नजरिया या नजारा आप देखेंगे भुखमरी के इंडेक्स में, जो उसमें भारत का 101 नंबर आता है, जो पाकिस्तान और भूटान बांग्लादेश से भी कहीं नीचे है। तो ये स्थिति दर्शाती है कि जो पैरामीटर के ऊपर सरकार चल रही है वो ढंग के नहीं है। इसके अलावा मैं कुछ खासकर विदेशों में पढ़े हुए अर्थशास्त्री जो भारत के हैं और उनका जहन बहुत ही अंग्रेजियत भरा है, उनकी मैं बातचीत सुन रहा था, उनके डिबेट डिस्कशन सुन रहा था। वो बोल रहे हैं कि बहुत गलत किया सरकार ने इन कृषि कानूनों को वापस लेके, इसकी वजह से सुधार रुक जाएंगे, इसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा सामान बिकना था वो नहीं बिकेगा, बड़ी विदेशी कंपनियां नहीं आ पाएंगी। तो उनके जो नैरेटिव्स मुझे नजर आ रहे हैं, खासकर स्पॉन्सर्ड काइंड ऑफ जो थ्योरेटिशियंस हैं या अर्थशास्त्री हैं उनके, कि विदेशों से जो उन्होंने बोरो किए हैं मॉडल, वो भारत में भी लागू होना चाहिए। अमेरिका के किसान बर्बाद हो चुके हैं, भारत के किसानों के फेवर में वो वीडियो बना के डाल रहे हैं कि हम तो बर्बाद हो चुके हैं लेकिन आप अपनी जमीन मत खो देना, आप अपने आप को कॉर्पोरेट के हवाले मत कर देना। जो किसान है सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे दूसरे देशों में। मैं बहुत सारे दूसरे देशों के किसानों और वहां की नीतियों पे भी नजर रख रहा हूँ, तो पता लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट के जिस मॉडल में अभी हमें धकेलने की कोशिश हो रही है उसके नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं यूरोप में और अमेरिका में और बाकी तमाम सारे दूसरे देशों में। वहाँ किसानों को इस कदर कर्ज में डाला जा चुका है कि वो खेती छोड़ के आत्महत्याएं कर रहे हैं या क्विट कर रहे हैं खेती को, और उसके अलावा किसी और धंधे में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारे सो-कॉल्ड नीति निर्धारक लोग हैं वो विदेशों से पॉलिसी तो कॉपी करके ले आते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, हमारे जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन है उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे जो सलाहकार हैं सरकारों के, उनसे उनको बचना चाहिए। और जो हमारे होम ग्रोन जो अच्छे लोग हैं, एकेडमिक्स में हैं या पॉलिसी मेकिंग में, उन्हें आगे आने की उनकी बात जरूरत है। सुननी चाहिए। जैसे हाँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इन लॉन्ग रन वी ऑल विल बी डेड। तो लॉन्ग रन में तो सब मारे ही जाने हैं, लेकिन शॉर्ट रन में आप ऐसा काम करके जा रहे हैं कि जी आप शॉर्ट रन में भी नहीं पाएंगे, छोटी अवधि में भी आप जीने लायक नहीं बचेंगे। तो इन सुधारों को हमेशा जनता के लिए बनाना चाहिए, न कि कंपनियों के लिए, कॉरपोरेट के लिए और IMF और वर्ल्ड बैंक के लिए।
बिल्कुल सही कहा सर आपने। कृषि क्षेत्र को आगे दुरुस्त होने की क्यों ज़रूरत है और आगे भी किसानी संघर्ष की आगे क्यों ज़रूरत है, इसको आपने बहुत अच्छे से बखूबी आपने हमें समझाया और साथ ही साथ ये भी आपने बताने की कोशिश की है कि सामाजिक जिम्मेदारी आज किस तरीके की होनी चाहिए। एनीवे सर, आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए, हमसे वार्तालाप करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सो अब वर्बली ऐलान हो चुका है, अब विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का होगा वो अब शुरू होने वाला है और 29 तारीख से शुरू होगा और ऐसे में माना जा रहा है कि सबसे पहला कदम सरकार का यही होगा कि जिस तरीके से कानून ये लाए गए विदाउट डिबेट और डिस्कशन, हालांकि सरकार अपने आप को अभी तक डिफेंड कर रही है और ये कह रही है कि हम जिस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे हम उसमें असफल रहे। तमाम सरकार के मंत्री आज यही बयान दे रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि सबसे पहला कदम क्या सरकार का, जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा विंटर सेशन, तो सबसे पहला कदम क्या यही होगा कि जिस तरीके से कानून लाए गए उसी तरीके से उसे वापस लिया जाए। तो फिलहाल किसान भी अभी इसी इंतजार में। लेकिन सेकंड चीज़ जो है वो है एमएसपी। एमएसपी का मसला अभी भी अड़ा हुआ है यहाँ पर और देखना होगा कि एमएसपी पर भी अब सरकार जो है वो किस तरीके का आगे निर्णय लेगी, क्योंकि किसान संगठन जो है वो सीधे तौर पर ये कह चुके हैं कि जब तक ये मसला भी हल नहीं होता, उसे लीगलाइज नहीं किया जाता है, रिटर्न में नहीं दिया जाता है, तब तक हम भी अपना जो संघर्ष है वो आगे यूं ही जारी रखेंगे। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राहत किसानों को ज़रूर मिली है और प्रोटेस्ट अब ये जल्द खत्म हो और उसके बाद हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने अपने घरों को लौटें, अपने खेत खलिहानों को लौटें, तो ये सबसे एक अच्छी तस्वीर भारत की होगी, जिसकी वजह से भारत जाना भी जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार ने राहत जरूर किसानों को दे दी, लेकिन आज ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये फैसला क्यों लिया गया है, ये हमें साफ पता चल रहा है, क्योंकि टाइमिंग का जिक्र लगातार हो रहा है और ऊपर से अगले साल इलेक्शंस के बहुत शुरुआती इलेक्शंस भी शुरू होने वाले हैं और खासकर यूपी पर सबकी नज़र। पंजाब में फिलहाल अभी बनते बिगड़ते समीकरण और उन सब को लेकर, उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार को ये फैसला लेना ही था। हमारे तमाम व्यूवर्स का पहले भी ये मानना था कि इलेक्शंस जब आएंगे आगे के, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये फैसला जरूर लेगी और सरकार ने ये फैसला लिया। दिन बड़ा अच्छा चुना, अवसर बहुत अच्छा चुना और फिर ये बड़ा ऐलान कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक जब अविश्वास जनता के बीच में पनप जाता है ना, क्रिएट हो जाता है, तो फिर उस अविश्वास वाली स्थिति को बदलना बड़ा जरूरी हो जाता है। सरकार जब ये आई थी बहुत विश्वास था और दूसरी बार भी जब इन्हें एक बड़ा बहुमत, प्रचंड बहुमत मिला, तो आप कह सकते हैं कि ये जनता का विश्वास ही सरकार पर था कि इस सरकार को वो वापस लेकर आई और उनका दूसरा कार्यकाल ये शुरू हुआ। लेकिन दूसरे कार्यकाल के तहत बहुत से ऐसे फैसले लिए गए कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि जनता और सरकार के बीच में ये जो कनेक्शन है ना वो अब कम होता जा रहा है, खाई जो है वो और ज्यादा गहरी होती जा रही है। सो जब ये स्थिति सामने आ जाती है तो फिर सरकारों को चाहिए, एक जननेता के तौर पर चाहिए कि इस अविश्वास वाली स्थिति को विश्वास में बदले। कुल मिलाकर सिर्फ इतना ही कहेंगे कि फैसला अच्छा हुआ है सरकार का, देर से ही सही, लेकिन उन्होंने ये फैसला ले ही लिया। किसान भाइयों की जीत और डेफिनेटली यहाँ पर उन नेताओं का जिक्र, हम उन नेताओं की कही गई जो स्टेटमेंट्स को हम बार बार याद करते हैं, जब वो कहते हैं कि ये जो भीड़ इकट्ठी की हुई है ये किसान भी नहीं है, क्या कुछ नहीं किसानों को कहा गया था। तो ये जो भीड़ इकट्ठी की गई है ना, ऐसी ये जो भीड़ होती है ना वो सरकार के बड़े बड़े फैसलों को कभी बदल नहीं सकती है। लेकिन आज जिस तरीके से किसानों की ये बड़ी जीत हुई है उसने दर्शा दिया कि यही भीड़ होती है जो इस तरीके के आंदोलन क्रिएट भी करती है और सरकारों को बदल भी देती है। इसी नोट के साथ लेंगे इजाजत। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। जस हिंदी के बाकी प्रोग्राम्स के लिए कीप वॉचिंग जस हिंदी। नमस्कार।